सुबह सवेरे हाथ में चाय का कप लेकर जैसे मैं बालकनी में पहुंची, सामने वाले मकान के नीचे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। मैं चौंक गई, क्योंकि हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं वो है तो सड़क के किनारे, पर काफी शांत सा है। गाड़ियों का शोर भले ही सुनाई दे, पर लोगों का कम सुनाई देता है। ऐसे में कॉलोनी में पुलिस की गाड़ी देखकर मेरा चौंकना स्वाभाविक था। आसपास देखा तो कुछ और लोग अपने घर की छत और बालकनी में दिखाई दिए। मैं सोच ही रही थी कि किसी पड़ोसी को फोन कर पता करूं कि पुलिस के आने का कारण क्या है। तभी मुझे सामने मकान की छत पर पुलिस दिख गई, जो छत की रेलिंग से नीचे की ओर झांक रही थी। वो 3 मंजिल का घर था और ऊपर वाले फ्लोर पर केवल 2 कमरे, किचन और बाथरूम बना था। छत का बाकी हिस्सा खाली था। उस घर में एक महिला अकेली रहती थी, जिसकी उम्र 55 के आसपास लगती थी। मैंने अंदाजा लगाया, जरूर उसी महिला के घर चोरी या डकैती हुई होगी, इसीलिए पुलिस आई है। उस महिला को मैंने कई बार बाहर छत पर एक आराम कुर्सी डालकर धूप में बैठे देखा है। कभी कभार रात में भी जब मैं बालकनी से कपड़े उतार रही होती थी, तो चांदनी रात में 1-2 दोस्तों के साथ बैठे देखा है। परिवार का कोई आता जाता हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। यह शायद मुझे नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगता था कि वो महिला सिगरेट और शराब भी पिया करती थी, और रात में जब कभी दोस्त आते थे तो छत की हल्की रोशनी में बैठकर सब पीते थे और बातें करते थे। पिछले कुछ महीनों से यह सिलसिला भी कम हो गया था। शायद काफी समय से मैंने किसी और को नहीं देखा था। पुलिस की गाड़ी के पास नीचे इक्के दुक्के लोग खड़े थे। तभी एक और कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला और एक लड़की निकली। लड़की ने उस बुजुर्ग महिला को संभाला हुआ था। वो महिला परेशान और घबराई सी लग रही थी। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं बालकनी में खड़ी रही। कप रखने भी अंदर नहीं गई। महिला उस लड़की का सहारा लेकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगी। उसके बाद मुझे वो महिला तो नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा जल्दी से कप अंदर रखकर वापस बालकनी में आ जाती हूँ। मैं जैसे अंदर जाने के लिए मुड़ी, एक तेज चीख मुझे सुनाई दी। मैं ठिठक कर वहीं रुक गई और पलटकर देखने और सुनने की कोशिश करने लगी। सुनने से लगा शायद वो चीख उस बुजुर्ग महिला की है। महिला की चीख के बाद रोने की अस्पष्ट आवाज भी सुनाई देने लगी। मुझे इतना समझ आ गया कि उस महिला के साथ कुछ अनिष्ट हो चुका है। जो महिला सामने वाले मकान में रहती है। मैंने सोचा कि नीचे जाकर पता करूं। पुलिस को देखकर मैंने खुद को रोक लिया। आमतौर पर पुलिस के सवालों से हर कोई बचना चाहता है, और मेरी तो उस महिला से कोई जान पहचान भी नहीं थी। मैं तो बस रोज की दिनचर्या में कभी कभी उनको देखती थी, कभी धूप में बैठकर कोई किताब पढ़ते हुए या टहलते हुए, कभी कभार सीढ़ियों से नीचे उतरकर सामान लाने जाते हुए। मैंने सोचा कि नीचे जाऊंगी तो पुलिस सवाल पूछेगी कि कब से जानती हैं, कितना जानती हैं। इससे अच्छा है कि बालकनी से देखूं कि क्या हो रहा है। वैसे भी वहां से सब कुछ साफ साफ दिख भी रहा था। उस महिला के रोने की आवाज आने के बाद कुछ और लोग ऊपर जा चुके थे। इतने में मेरी बेटी, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है, वो भी बाहर बालकनी में आ चुकी थी। इतना सब देखकर मुझसे पूछने लगी कि क्या हो रहा है। मेरे पति टूर पर थे और मेरी बेटी देर रात तक पढ़ाई कर सो रही थी और सुबह देर से उठी, इसीलिए मेरे घर में मेरे अलावा और किसी को इस घटना की जानकारी अब तक नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी और संक्षेप में अपनी बेटी को सब बताया, और वो भी मेरे साथ वहीं खड़ी होकर देखने लगी। इतनी देर में परिवार के लोग या दोस्त भी वहां पहुंचने लगे। मकान की छत पर भी 1-2 लोग चहलकदमी करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। मेरी बेटी ने कहा कि हो सकता है कि चोरी के दौरान किसी ने कुछ किया हो। मैंने कहा कि हो सकता है कि अचानक हार्ट फेल हो गया या तबीयत बिगड़ गई हो और किसी को पता ही नहीं चला, जिससे उनकी मौत हो गई हो। हम दोनों माँ बेटी अटकलें लगा ही रहे थे, तभी मेरी डोरबेल बजी। मैंने घड़ी देखी तो काम वाली बाई के आने का समय था। मैंने सोचा उसे जरूर कुछ पता होगा। मैं तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई ताकि उससे पूछकर मन की उत्सुकता कम कर सकूं। मैंने दरवाजा खोला। मेरी काम वाली बाई तेजी से अंदर आई और उसने मेरे पूछने से पहले बोलना शुरू कर दिया। दीदी, आपको पता है, सामने वाले मकान में जो औरत रहती थी वो मर चुकी है। पुलिस आई है। मैंने हामी भरते हुए सिर हिलाया। वो फिर शुरू हो गई। उसने बताया कि कैसे जब वो घर से यहाँ आए तो बालकनी के बाकी काम वालियों ने उसे बताया कि उस महिला के घर का दरवाज़ा बंद था।
पुलिस छत की तरफ से फांद कर कमरे में पहुंची। कमरे में कोई नहीं मिला तो बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके अंदर महिला का शव फंदे से झूल रहा था। पुलिस जब तक पहुंची तब तक महिला की बहन और उसकी बेटी आ गई। बाद में परिवार के एक दो सदस्य पहुंचे। काम वाली की बातों से यह बात तो पता चल गई कि मौत आत्महत्या थी। अब मन में एक सवाल रह गया कि आत्महत्या का कारण अकेलापन या कुछ और। खैर, मैं उसकी बातें सुनने के बाद वापस बालकनी में आ गई और उस घर की ओर देखने लगी। लोगों की भीड़ भर चुकी थी। महिला के शव को नीचे उतारा जा रहा था। महिला के शव को जैसे ही नीचे उतारा गया, वहां तेजी से एक व्यक्ति और शायद उसकी पत्नी लपकते हुए शव की तरफ बढ़े। अंदाजे से लगा कि वो महिला का काफी करीबी था, क्योंकि व्यक्ति सिसक रहा था और उसकी पत्नी चुपचाप खड़ी थी। मैंने सोचा शायद बेटा बहू होंगे, लेकिन कभी पहले इन लोगों को देखा नहीं था। फिर लगा कि हो सकता है आते हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया हो। खैर, पुलिस शव को शव वाहन में रखने लगी। पोस्टमार्टम के लिए ले जाना हो शायद। ऐसी मौत में पोस्टमार्टम जरूरी होता है। वो महिला जो शुरू में रोते रोते आई थी वो नहीं दिख रही थी, ना ही उसके साथ आई बेटी। वो लोग ऊपर एक कमरे में रुके थे। पुलिस उस व्यक्ति से बात कर रही थी जो पत्नी के साथ अभी अभी आया था। फिर पुलिस ने उस व्यक्ति से कागज पर हस्ताक्षर लिए। इस बात से मैं तय कर चुकी थी कि ये व्यक्ति बेटा ही है। पुलिस जैसे ही शव को लेकर गई, उसका बेटा बहू और कुछ और रिश्तेदार अपनी कारों में बैठकर उस वाहन के पीछे पीछे चले गए और एक दो लोग ऊपर कमरे में चले गए। एक दो पुलिस वाले अभी भी ऊपर ही थे। धीरे धीरे भीड़ छट गई थी। मैंने अपने बेटे को अंदर आने को कहा और खुद भी अंदर आकर अनमने ढंग से नहाने चली गई। मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि इस महिला ने खुदकुशी क्यों की होगी। अभी वो बहुत बुजुर्ग भी नहीं थी, पॉश कॉलोनी में रहती थी। जीवन शैली देखकर कभी नहीं लगा कि पैसे की कोई कमी होगी। आज उसके रिश्तेदार या दोस्तों को देखा तो वो भी संभ्रांत और रईस लगे। अचानक मुझे याद आया कि उसके यहाँ भी काम वाली को आते जाते देखा है। आज वो दिखाई नहीं दी। मैंने अपनी काम वाली से पूछा तो पता चला कि महिला ने उस काम वाली को 4-5 दिनों से छुट्टी दे रखी थी। मेरी काम वाली अपना काम खत्म करके चली गई और मैं किचन में सुबह का नाश्ता बनाने लगी। दिमाग में उस महिला का चेहरा घूम रहा था, या कहिए कदकाठी घूम रही थी, क्योंकि बहुत करीब से देखा नहीं था। बहुत पतली तो नहीं थी, भरे बदन की थी। कपड़े हमेशा सलीके से पहना करती थी, आमतौर पर हल्के रंग के या सफ़ेद। यह सब मैं आज अपनी याददाश्त पर जोर डालने पर याद कर पा रही थी। पहले कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं गया। अब मैं उस महिला की हर बात को याद कर इस विश्लेषण पर पहुंचना चाहती थी कि आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है। मेरी बेटी अपने कमरे में जा चुकी थी। एक बार फिर डोर बेल बजी। मैंने सोचा अखबार वाले के पैसे बकाया थे। मैंने कहा था कि आकर ले जाए, शायद वो ही आया हो। मैंने गैस की आंच कम की और दरवाज़ा खोलने पहुंची। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मेरे सामने वो लड़की दिखी जो उस महिला के बहन के साथ आई थी। मैं अवाक हो गई। उसने मेरी बेटी का नाम लेकर पूछा कि क्या वो यहीं रहती है, तो मैं और अवाक रह गई। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा हाँ, और घबराते हुए पूछा कि क्या काम है। इतने में मेरी बेटी भी दरवाजे पर आ चुकी थी। उसने उस लड़की को पहचान लिया। उसने वहीं खड़े खड़े मुझे बताया कि वो उसको कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम पूजा था। पूजा और मेरी बेटी का वैकल्पिक विषय एक होने के कारण दोनों एक दूसरे को पहचानती हैं। कभी बातचीत के दौरान मेरी बेटी ने उसे बताया था कि वह इस कॉलोनी में रहती है। हम तीनों अभी दरवाजे पर ही थे। फिर मुझे ध्यान आया कि उसे अंदर आने को बोलूं। मैंने अंदर आने को कहा और साथ ही यह भी पूछ लिया कि किस वजह से वो मेरे घर आई। उसने बताया कि उसके फ़ोन का चार्जर नहीं था। जहां आई थी वहां तो वो मिलता नहीं। एक दो लोगों से पूछा तो किसी के पास नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि मेरी बेटी का घर इसी कॉलोनी में है। उसने मेरी बेटी का नाम लिया और कुछ स्थानीय लोग जो वहाँ थे उन्होंने मेरे घर का पता बता दिया। फ़ोन बंद हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि पुलिस की कई औपचारिकताएं अभी जारी थी, जिसके लिए उसे बार बार महिला के बेटे से बात करनी पड़ रही थी। इत्तेफाक से हमारे घर में वो चार्जर था जिसकी उसको ज़रूरत थी। हमने उसे फ़ोन चार्जर ले जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो यहीं चार्ज कर लेगी। वहाँ पुलिस और बहुत लोग होने के कारण शायद वो कुछ देर यहाँ रहना चाहती थी।
मैंने उससे खाने या पीने के लिए पूछा पर उसने मना कर दिया। वो और मेरी बेटी दोनों सोफे पर बैठ गए। उस लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। मैं किचन में चली गई। मुझे उम्मीद हुई कि इस लड़की से बातें करके आत्महत्या के कारणों का तो पता लगाया जा सकता है, पर सीधे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं एक ट्रे में चाय पानी और कुछ नमकीन लेकर उन दोनों के पास फिर से आ गई। टेबल पर ट्रे रखते हुए मैंने कहा, तुम लोग सुबह से परेशान हो, चाय पी लो। वो लड़की चुपचाप बैठी रही। मैंने फिर उससे पूछा कि वो महिला जिसके साथ वो आई थी वो कौन है, तो पता चला कि वो महिला उसकी दादी है। तुम लोग कहाँ रहते हो, ये कहकर मैं बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। ये शायद उसने समझ लिया था। उसने खुद ही बताना शुरू किया कि वो महिला जिसकी मौत हो गई वो उसकी दादी की बहन थी। उसने ये भी बताया कि वो अकेली रहती थी और दादी मौसी के बेटी और बहू कहीं और रहते थे। उसने कहा कि सुबह दादी के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया, बाद में कोई फ़ोन। ऐसे में उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि गाड़ी निकाल, मुझे चलना है। उसे नहीं पता कि दादी को अचानक कहाँ और क्यों जाना है। पूछने पर दादी ने कुछ बताया नहीं, पर रो पड़ी। मामला गंभीर समझकर वो दादी को लेकर यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद पुलिस को देखकर वो घबरा गई थी। ऊपर पहुंचने के बाद सारी बात समझ में आई। पुलिस के बाद रिश्तेदारों में सबसे पहले पहुंचने वाले वो दोनों ही थे। उसकी बातें मेरे मन में उत्सुकता जाग रही थी, क्योंकि शायद अब कारण पता चल जाए। उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसे पढ़कर वो अचानक उठी और मेरी बेटी और मुझे धन्यवाद कहकर जाने लगी। मैं उसे रोक तो नहीं पाई, पर मन में कई सवाल अधूरे रह गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, घर का काम अनमने ढंग से पूरा किया। पूजा करने में भी मन पूरी तरह से नहीं रमा। एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि क्या वजह रही होगी जो उस महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया। आमतौर पर आत्महत्या जैसा कदम युवक युवती या नवविवाहित ज्यादा उठाते हैं। 55 साल की उम्र में सुसाइड के लिए सोचना और करना बहुत आश्चर्यजनक है। जो लड़की मेरे घर आई थी उसने बताया कि उनकी उम्र 55 थी। उनकी फिटनेस देखकर मुझे तो वो 50 के आसपास ही लगती थी। मुझे जिंदगी का जितना अनुभव है उसके मुताबिक किसी अधेड़ या बुजुर्ग महिला ने आत्महत्या की हो ऐसा सुना और देखा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महिलाओं की सहनशीलता उन्हें किसी भी हाल में जिंदा रख लेती है। हर लाचारी झेल जाती हैं, कभी बच्चों के नाम पर, कभी लोक लाज के नाम पर। इसीलिए बार बार मुझे लग रहा था कि कोई बड़ी वजह ही रही होगी। हल्का सा कुछ खाकर मैं अपने कमरे में लेट गई। मेरी बेटी भी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मेरे दिमाग में तभी एक बात आई कि महिला का पति नहीं था और बेटा बहू भी अलग रहते थे। बेटी या कोई और बेटा था या नहीं ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। हो सकता है उन लोगों से नाराजगी रही होगी, लेकिन फिर सोचा कि आजकल तो ये हर घर का किस्सा है, इसके लिए भला जान क्यों देनी। मैंने ध्यान से सोचा तो याद आया कि उसके बहू अलग थलग खड़ी ही दिखाई दे रही थी। यह सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लगभग 2 घंटे के बाद जब आँख खुली तो सोचा बालकनी में जाकर देखूं कि सामने वाले मकान में क्या हो रहा है। मैंने देखा कि सब कुछ शांत सा है। पुलिस की गाड़ी जा चुकी है, केवल एक गाड़ी रुकी है जिसमें वो लड़की और उसकी दादी आए थे। शाम के 4 बज रहे थे। कॉलोनी के सारे लोग अपने अपने काम में ऐसे लगे थे जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। केवल एक जगह पर कुछ बुजुर्गों का झुंड आपस में बातें कर रहा था। हो सकता हो इसी घटना के बारे में बातें कर रहे होंगे। 1-2 आंटी को मैं जानती हूँ, उनके चेहरे के गंभीर भाव देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था। मेरे मन में इतनी उत्सुकता थी कि मैंने सोचा नीचे चली जाती हूँ, इनसे कुछ और जानकारी मिल जाएगी। मैं ऐसी मंडलियों में आमतौर से शामिल नहीं होती। मेरे जो पड़ोसी महिलाएं हैं वो अक्सर मुझे बुलाती हैं, पर मैं उनकी किट्टी और भजन संगीत में ना जाने के बहाने ढूंढ लेती हूँ। लेकिन आज मुझे इन बुजुर्ग महिलाओं की मंडली में जाने का बहुत मन हो रहा था। मैंने अपनी बेटी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा और नीचे उतर गई। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो मुझे यह बोलने में अच्छा नहीं लगा कि मैं सामने वाले घर की घटना के बारे में जानने के लिए जा रही हूँ। मैंने बोला कि कुछ सामान लेकर आती हूँ। मैं नीचे उतरकर उन लोगों की ओर बढ़ ही रही थी कि मेरी कामवाली ने मुझे पीछे से टोक दिया। असल में उसे लगा कि मैं नीचे हूँ तो कहीं घर बंद ना हो। मैं उसके टोकने से घबरा गई। फिर खुद को संभालते हुए उसे बोला कि घर में बिटिया है, वो जाकर काम निपटा दे।
जब वो ऊपर चली गई तो मैं फिर उन महिलाओं की तरफ बढ़ी। वहां पहुंची तो मेरे जानने वाली एक दो आंटी थी, वो मुझे धीरे से मुस्कुराई और कुछ और आंटियों ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। मैं चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। उनकी बातों से मुझे लगा वो इस बात पर मंत्रणा कर रहे हैं कि सामने वाले घर में उस महिला के घर जाना चाहिए या नहीं। एक दो आंटी जो पहले से उन्हें जानती थी वो कह रही थी चलो चलते हैं, लेकिन कुछ और ये सलाह दे रही थी कि उनके घर वालों ने इस बात से दूर रहने को कहा है। मैं चाह रही थी कि ये लोग उस मकान में जाएं तो मैं भी जा सकूंगी। मुझे लगा कि वो लड़की भी है जो मेरे घर आई थी, तो मुझे और बातें वो बता देगी। सभी ने मिलकर उस घर में जाने का निर्णय किया। एक आंटी ने कहा कि मैं उस महिला की बहन को जानती हूँ जो अभी ऊपर कमरे में है, उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। वो लोग जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने लगे, मैं भी चुपचाप उनके साथ हो ली और सामने वाले मकान के उस कमरे तक पहुँच गई। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। ऊपर पहुंचते ही कमरे के अंदर नजर गई, बिल्कुल साफ सुथरा और सुव्यवस्थित कमरा। घर को देखकर अंदाजा लगाना संभव ही नहीं था कि इस घर में रहने वाली महिला ने आज सुबह या बीती रात खुदकुशी कर ली होगी, क्योंकि मन जब अस्त व्यस्त हो तो बाकी सब कुछ व्यवस्थित रख पाना संभव नहीं होता। खैर, हम सभी अभी दरवाजे के अंदर झांक रहे थे कि दूसरे कमरे से वो लड़की निकल आई। वो मुझे देखते ही बोली, आंटी आइए। मैं और बाकी महिलाएं अंदर पहुंच गई। एक बुजुर्ग महिला शायद उस बच्ची की दादी को पहचानती थी। उन्होंने उनसे उनके बारे में पूछा तो लड़की ने अंदर आने का इशारा किया। वो सभी को अंदर वाले कमरे में ले गई। मैं घर की हर चीज़ को इस तरह ध्यान से देख रही थी जैसे इन सब के आधार पर ही तय हो जाएगा कि खुदकुशी का कारण क्या है। जब मैं भी दूसरे कमरे में पहुंची तो वह महिला अधलेटी से बिस्तर पर पड़ी थी। हम सबको देखकर वो उठने लगी। उसके पोते ने सहारा दिया, पर हम सबके आग्रह के बाद वो बैठ गई। हम लोग भी वहीं बैठ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू की जाए। एक आंटी ने उस महिला से पूछा कि आपको कब और कैसे पता चला। महिला ने बताया कि वो जब सोकर उठी तो उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज था जो उनकी बहन ने आत्महत्या करने से पहले उन्हें भेजा था। गालिब के एक शेर के साथ अलविदा लिखा था और एक जानकारी लिखी थी कि छत की तरफ से कमरे का दरवाज़ा खुला है। ये शेर पढ़कर उनको अंदाज़ा हो गया था कि कुछ अनिष्ट हो चुका है। जानकारी की लाइन पढ़ते पढ़ते जो धड़कन बढ़ चुकी थी और जब मैसेज का समय 4:45 सुबह का देखा तो मान ही लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उनके फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से पुलिस की आवाज़ थी। पुलिस को व्हाट्सएप से उनका नंबर मिला। यह चर्चा सुनने के बाद मेरे मन की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन मैं पूछ तो सकती नहीं थी। सभी आंटी हतप्रभ होकर उनकी बातें सुन रही थी और जो बोल रही थी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर में एक दो लोग और दिखाई दे रहे थे, वो या तो रिश्तेदार होंगे या दोस्त। अपनी दादी को रोता देखकर उनकी पोती ने पानी की एक बोतल दादी की ओर बढ़ाई, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तब मेरे दिमाग में आया कि पड़ोसी होने के नाते खाना पानी का मुझे पूछना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि वो लोग तो भूखे होंगे। पोती से तो पूछ लिया था, पर दादी और बाकियों के लिए कुछ भिजवा देना चाहिए था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उन महिला से पूछा कि आपके लिए कुछ ले आती हूँ, चाय जूस या कुछ खाने को। मेरा इतना कहना था तो वो फफक कर रो पड़ी। मैं घबरा गई। रोते रोते बोलने लगी कि मेरे हलक से खाना अंदर भला कैसे जाएगा। आगे कहा कि अभी भी मेरी बहन का आधा खाया ब्रेड और मक्खन वैसे ही किचन में रखे हुए हैं। मुझे बोला, जा बेटा देख किचन, तुझे पता चल जाएगा कि पिछले कई दिनों से खाना बना ही नहीं है। घर से डस्टबिन को देखकर यह भी पता चल रहा है कि बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया है। काम वाले को भी छुट्टी दे रखी थी। पुलिस ने औपचारिक पूछताछ के लिए जब कूड़े वाले को बुलाया तो पता चला 2-3 दिन से कूड़ा भी नहीं दिया था। अंदर से आवाज़ देकर कहती थी कि नहीं है, चला जा। मेरा मन मुझे किचन में जाने को कह रहा था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। कमरे से बाहर छत पर किचन था, उसके सामने बाथरूम जिसमें खुदकुशी की थी। मैं सोच में थी जाऊं या ना जाऊं। मैंने अपने साथ की आंटियों को देखा, किसी ने जाने में सहमति नहीं जताई, लेकिन मेरी उत्सुकता मेरे डर पर भारी पड़ी और मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छत की ओर चल दी।
कमरे से निकलते ही खुली जगह पर आ गई थी। वहाँ कुर्सी पर पहले से एक दो लोग बैठे थे। मेरे पीछे पीछे वो लड़की भी आ गई जो मेरी बेटी की कॉलेज मेट थी। मैंने किचन में कदम रखा तो देखा कमरे की तरह ही किचन में भी केवल ज़रूरत का सामान था, पर हर चीज़ें करीने से रखी थी। किचन के स्लैब पर ब्रेड का एक पैकेट रखा था जिसमें से कुछ स्लाइस निकली हुई थी। ब्रेड के ऊपर पैकेट को भी सील बंद करने वाले क्लिप से सील किया हुआ था। आजकल रबर या टेप लगाने की जगह लोग किसी भी चीज़ को सील बंद करने के लिए ऐसे क्लिप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बगल में मक्खन का एक पैकेट पड़ा था। बाकी सारे बर्तन सही स्थान पर रखे हुए थे। मैं सोच रही थी कि ऐसा फैसला लेते वक्त उस महिला के मन में कितनी उथल पुथल होगी, लेकिन घर की हर वस्तु देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है। हम लोग जरा सी परेशानी या किसी बात की उधेड़बुन में हों तो सबसे ज़्यादा इसका असर हमारे घर की व्यवस्था पर दिखने लगता है। मन से ज़्यादा हमारा घर बेतरतीब हो जाता है। खैर, मैं सारी चीज़ों को देखकर उस महिला की मनस्थिति और उसके हालात का आकलन करना चाहती थी। मैं सोच में डूबी थी, तभी उस लड़की ने मुझे पुकारा, आंटी चलो, सब लोग जाने को कह रहे हैं। मैं पीछे पलटी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़े होकर सब देख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछना शुरू किया कि तुम लोग अभी यहीं रहोगे? उनके बेटा बहू कहाँ गए और उनको लेकर पुलिस कहाँ गई है? उस लड़की ने फिर मुझे बताया कि हम लोग तब तक यहाँ रुके हैं जब तक अंतिम संस्कार करके बाकी लोग वापस ना आ जाएं। साथ ही यह भी बताया कि बेटा बहू शव के साथ ही गए थे ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सके। मैं किचन से बाहर आ चुकी थी। सामने वो बाथरूम दिख रहा था, लेकिन उसका दरवाज़ा खोलकर झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैं वापस कमरे में आ गई। कमरे में पहुंची तो वो महिला सभी को अपनी बहन की बारे में बताने में लगी थी। मैं चुपचाप खड़ी होकर बातें सुनने लगी। उनकी बातों से पता चला कि वो किसी कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी और पढ़ने पढ़ाने में बहुत होशियार थी। उन्होंने शुरुआती दौर में ही घर छोड़ दिया था, बाद में दिल्ली आकर जेएनयू से उच्च शिक्षा ली थी। उनके लिखे रिसर्च पेपर कई कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। कई बार विदेश भी गई थी कॉलेज की तरफ से व्याख्यान देने के लिए। जितना मैं उनके बारे में सुन रही थी, उतनी ही उनकी शख्सियत मुझे एक तरफ आकर्षित कर रही थी, दूसरी तरफ मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रही थी कि जिसके पास धन दौलत और पहचान किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसने ऐसा क्यों किया। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है इनका प्रोफेशनल जीवन सफलता भरा रहा हो, लेकिन निजी और पारिवारिक जीवन असंतोष वाला ही हो। इसीलिए शायद अभी तक जितनी बातें पता चली थी उससे तो यही लग रहा था कि पारिवारिक जीवन में असंतुष्ट रही होंगी। वो बोलती बोलती जैसे चुप हुई। मैंने कहा कि अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। उस लड़की को देखकर मैंने बोला कि इसके पास मेरा नंबर भी है। सभी लोग उठ चुके थे। एक आंटी जी बुजुर्ग महिला को जानती थी। उन्होंने कहा कि वो खाना भिजवा देंगी। तभी उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो सब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे और साथ ही यह भी बताया कि कल वापस फिर से आना है, क्योंकि घर में जो छोटा मोटा सामान था वो अनाथालय को देना है। वहाँ बैठकर हम सभी कॉलोनी की लेडीज अपने अपने घर आ गई। मैंने जाते वक्त एक बार फिर पूजा और उसकी दादी को बोला कि कुछ भी ज़रूरत हो या मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। इतना बोलकर मैं अपने घर आ गई। मेरी मनोस्थिति अभी भी वैसी ही थी। ना जाने मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरे पति भी अभी तक नहीं लौटे थे। उनका फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। फ़ोन रखकर मैं अपने लिए किचन में चाय बनाने चली गई। तभी फिर से डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पूजा खड़ी थी। थोड़ी परेशान घबराई सी लग रही थी। मैंने अंदर आने को कहा और उसके लिए पानी लेकर आई। उसने पानी पिया और मुझसे बोली, वो आंटी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैंने उससे कहा। आंटी, जब मैं दादी को लेकर यहाँ आई तब मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला था। मुझे चार्जर चाहिए था तो मैं ड्रॉर में ढूंढने लगी तो मुझे टेबल के अंदर वाले ड्रॉर से डायरी मिली और उसके अंदर एक लेटर मिला। पुलिस ने दादी मासी की अलमारी की तलाशी तो ली थी, लेकिन हो सकता है ड्रॉर की ना ली हो, तभी तो ये डायरी और लेटर उनके हाथ नहीं लगा। उस समय सब लोग थे, इसीलिए मैंने लेटर बिना पढ़े ही बैग में डाल लिया और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि मैंने पहले पुलिस को नहीं बताया, और अगर अब बताऊंगी तो कहीं मुझे डांट ना लगा दे वो लोग। ऊपर से पता नहीं इस लेटर में क्या होगा।
कहीं ये दादी मासी की सुसाइड से रिलेटेड तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपके सिवा किसी और को जानती भी नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। वो लेटर मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोली, आंटी आप प्लीज़ पढ़िए ना, इस लेटर में क्या लिखा है। मैं तो इस सुसाइड के राज के बारे में जानने की कब से इच्छुक थी। कांपते हाथों से मैंने उससे लेटर लिया और पढ़ना शुरू किया। जब तक ये लेटर किसी और के हाथ लगे, हो सकता है तब तक मैं इस दुनिया में जिंदा ही ना हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने इस जैसे जाने कितने ही लेटर लिखे और फाड़ कर फेंक दिए, लेकिन आज मुझे लगा कि ये लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। रिटायर होने के बाद से इस घर में सुख शांति से अपना जीवन गुजार रही थी। हालांकि पति की मौत के बाद से मैं बहुत टूट गई थी। अकेलापन खाने को दौड़ता था। बहुत बार बेटा बहू को यहाँ आकर रहने के लिए कहा, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ बूढ़े माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। बहुत बार मैंने उनसे उनके पास आने के लिए भी कहा, लेकिन उनके फ्लैट में मेरे लिए स्पेस नहीं है, ऐसा बोलकर उन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर किसी तरह खुद को संभाल लिया था और जीवन एक बार फिर सामान्य होने लगा था। लेकिन एक बार बेटे का फ़ोन आया और उसने मुझसे 50 लाख रुपये मांगे अपने नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने मना किया तो उसने मुझे ये घर जिसमें मैं रहती हूँ बेचकर पैसे देने को कहा, या फिर दूसरा सुझाव उसने मुझे ये घर उसके नाम कर देने को कहा। ये घर मैंने और मेरे पति ने अपनी कड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। हमारा इकलौता बेटा किशोरावस्था से ही गलत संगत में पड़ गया था और जुए में अब तक लाखों करोड़ों रुपये उड़ा चुका था। उसकी हरकतों को देखकर मेरे पति ने पहले ही अपनी वसीयत में लिख दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरे नाम होगा और मेरे मरते ही ये घर अनाथ आश्रम को चला जाएगा। जब मैंने ये घर अपने बेटे के नाम करने से मना कर दिया तो मेरा बेटा बहू मुझ पर दबाव बनाने लगे और पिछले कुछ दिनों से मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे पिछले कुछ दिनों से अलग अलग नंबरों से धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं और मेरा बेटा कहता है कि अगर मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उल्टे सीधे केस में उल्टा मुझे ही फंसा देगा और बुढ़ापे में मेरी इज्जत को नीलाम कर देगा। इसीलिए मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और मेरे में अत्यधिक भय घर कर गया है कि कहीं मेरा बेटा बहू मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे या मुझे मार ना डाले। ना जाने दुनिया में मेरे कितने दिन बचे हैं, लेकिन कौन इंसान होगा जो बेमौत मरना चाहेगा। मैं इस लेटर के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि अगर कल को मुझे कुछ भी हानि पहुँचती है या असंदिग्ध हालत में बरी पाई जाती हूँ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा बहू होंगे। लता। पढ़ते ही लेटर मेरे हाथ से छूट गया और मैं अपनी जगह सन खड़ी रह गई। इसका मतलब मेरा शक सही था, आंटी जी ने सुसाइड नहीं की थी। मैंने बिना देरी किए पूजा को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर लेटेनेंट इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सबूत था। पुलिस ने कार्रवाई करके तुरंत आंटी के बेटे बहू को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद पता चला कि उनके बेटे ने ही अपनी मां को मारकर इस मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया और उनके नंबर से अपनी मासी को गालिब का वो शेर व्हाट्सएप कर दिया, जिससे सबको लगे कि आंटी जी ने सुसाइड ही किया था। ये घिनौना जुर्म उनके बेटे और बहू ने खुद अपने मुंह से कबूल किया। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि उनकी मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। रिपोर्ट, लेटर और खुद के दिए गए बयान जिसमें उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी किया था, इन सभी सबूतों के आधार पर उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और आज वो दोनों दरिंदे जिन्होंने अपनी मासूम मां की जान ली, जेल में अपनी करनी के फल उम्र कैद की सजा के रूप में भुगत रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।